नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती दी। पीएम ने ममता बनर्जी को बंगाल के विकास का स्पीड ब्रेकर बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नया नाम भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में रैलियां की। आज पीएम मोदी ने कहा, दीदी की नैया डूब चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र भ्रष्ट और ढकोसला पत्र है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। पीएम ने ममता को विकास का स्पीड ब्रेकर बताया, कहा दीदी ने बंगाल को तबाह किया। आज कांग्रेस और टीएमसी पर एक के बाद एक पीएम ने तीखे प्रहार किए। पहले अरुणाचल के पासीघाट और फिर ममता बनर्जी के गढ़ सिलीगुड़ी में पीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया और कहा, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। वहीं सिलीगुड़ी में पीएम ने ममता बनर्जी को विकास का स्पीड ब्रेकर बताया। उन्होंने कहा कि ममता के मंत्रियों ने चिट फंड घोटाले किए और गरीबों का पैसा लेकर भाग गए। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र कहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर। इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं। ये दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है। ये चिट फंड के नाम पर उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए। उन्होंने गरीबों को लूट लिया। बहुत आवश्यक है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद अपने जीवन में कभी कोई व्यावसायिक काम नहीं किया, लेकिन एक अच्छा जीवन जीना, विदेशों में पढ़ना, देश में छुट्टियां मनाना, वो जीवन व्यतीत किया है। एक इतिहास था कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में होते थे, तो बहुत सामान्य जीवन व्यवसायित करते थे, इसलिए कि अपने व्यक्तिगत काम को, अपने परिवार को इतना ध्यान न देकर सार्वजनिक काम को देते थे। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले साल, 1.5 साल में एक रोल मॉडल बनके बेबुनियाद और झूठे आरोप किसी पे भी लगा दीजिए, जिनका सार्वजनिक जीवन ईमानदारी का होगा, और बिना किसी तथ्य के लगा दीजिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीका रहा है। एक पुरानी कहावत है कि पीपल इन ग्लास हाउसेस डोंट थ्रो स्टोन्स। लेकिन ये उन्होंने प्रयास कर लिया, और जो कुछ छपा वेबसाइट पे मैंने देखा और जिन दस्तावेजों का मैंने जिक्र देखा, वो स्पष्ट था। इसका पैटर्न आप समझिए और कैसे जनहित के साथ जुड़ा हुआ यह विषय है। इंदिरा जी ने एक फार्म हाउस बनाया था जिसकी कीमत 9 लाख रुपए दिखलाते हैं आज भी। बाद में राजीव जी को मिला, उसके बाद दोनों बहन भाई को मिला। अब उसका क्या करें? मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं
जो इस परिवार के लिए एक स्थायी आदत बन गई है, और मैं चुनौती देता हूं कि इसको गलत साबित किया जाए, कि किसी प्रकार से अपने खातों में कैपिटल को बनाया जाए। आपने सुनी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की बात। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर देशद्रोहियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा सेना का मनोबल तोड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने पूछा, अफस्पा में बदलाव करके किसकी मदद करना चाहती है कांग्रेस। आज निर्मला सीतारमण ने कहा, अलगाववादियों के समर्थन में कांग्रेस का घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा, देशद्रोह कानून हटाकर किसको बचाना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस ने देशद्रोह कानून हटाने और अफस्पा में बदलाव का वादा किया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा, लोकसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकियों को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा, देशद्रोह कानून हटाकर कांग्रेस किसको बचाना चाहती है। अमित शाह ने भी कहा कि सेना की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। किसको बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, वहां जाकर आप खड़े रह गए। उनको कहा कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना चाहते हो। ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किस एनवायरनमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है, इस बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम ही कर रहे हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस चुनाव को भारत पाकिस्तान के बीच बताया है। કોંગ્રેસના નેતાઓ પાકિસ્તાનની ભાષા બોલી રહ્યા છે, પાકિસ્તાનની ફેવર કરી રહ્યા છે, ખુલ્લામાં કરી રહ્યા છે। સામ પિત્રોડાનું નિવેદન તો ખૂબ શરમજનક છે, અને પાછા રાહુલ ગાંધીના ગુરુ છે કે જે ગુરુ આ વાત કરતા હોય તો ચેલા શું કરશે? પાકિસ્તાન સાથે કોંગ્રેસના શું સંબંધ છે? અને એટલા માટે પાકિસ્તાન ઈચ્છતું નથી, પાકિસ્તાન ઈચ્છે છે કે કોંગ્રેસ જીતે, ભાજપ હારે। એટલે મેં કીધું છે આ ચૂંટણી હિન્દુસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની છે। कश्मीर में धारा 370 को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। महबूबा ने धमकी दी है कि धारा 370 हटी तो कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। महबूबा मुफ्ती का बयान, 370 हटाया तो कश्मीर का भारत से रिश्ता खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने चुनाव के लिए अनंतनाग से नामांकन दाखिल किया। आज कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र बड़ा साहस, अफस्पा हटाना पीडीपी का भी एजेंडा है। फारूक और उमर अब्दुल्ला ने भी अफस्पा पर कांग्रेस के वादे का स्वागत किया है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 370 को बनाए रखने और अफस्पा हटाने की मांग करती रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा है। कल कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन कर चुकी महबूबा मुफ्ती ने आज ट्विटर पर लिखा कि कश्मीर के लोगों के लिए खड़े होना अगर अलगाववाद और राष्ट्रद्रोह है तो ये उनके लिए सम्मान की बात है। पूर्व सीएम उमर और फारूक ने भी महबूबा के सुर में सुर मिलाया। वहीं आरएसएस ने सबको गद्दार करार दिया। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाए। कांग्रेस ने ये कहा है कि वो अफस्पा को उठाने की कोशिश करेंगे। मैं इस चीज को वेलकम करता हूँ। काश, चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर ये बात 2014 से पहले उन्होंने की होती तो आज हमने इस रियासत के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का काम किया होता। मुफ्ती महबूबा ने, उमर अब्दुल्ला ने बता दिया है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वह हिंदुस्तान के गद्दार हैं।
जब सारे कश्मीरियों के लिए हिंदुस्तान खुला है तो सारे हिंदुस्तानियों के लिए कश्मीर बंद क्यों रहना चाहिए। इसलिए महबूबा का और उमर का बयान वह देशद्रोह समान जैसा है। सब दलों ने और सरकारों ने इस पर विचार करना चाहिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर आज कई नेताओं ने नामांकन पत्र भरा है। बीजेपी नेता जयाप्रदा ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के दर्शन करके रामपुर की सीट से आजम खान को चुनौती दी। पूर्व सांसद जयाप्रदा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने जयाप्रदा को यूपी की रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन से पहले जयाप्रदा ने मजार, मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेका। मधेपुरा में शरद यादव, बाराबती से सुप्रिया सुले और वायनाड से तुषार वेल्लापल्ली का नामांकन। बिहार के मधेपुरा सीट पर शरद यादव आरजेडी के चिन्ह पर मैदान में हैं। राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड सीट से तुषार वेल्लापल्ली एनडीए उम्मीदवार हैं। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर से नामांकन दाखिल किया। जयाप्रदा के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद राजवीर सिंह समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले उन्होंने मजार पर जाकर जियारत की, फिर मंदिर जाकर पूजा और गुरुद्वारे में माथा टेका। आज कई दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा, जिसमें शरद यादव ने बिहार के मधेपुरा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो महाराष्ट्र के बाराबती से सुप्रिया सुले ने पर्चा भरा और केरल की वायनाड सीट से एनडीए उम्मीदवार तुषार वेल्लापल्ली ने नामांकन दाखिल किया। विकास और रक्षा और महिलाओं का सम्मान, इस मुद्दे, 3 मुद्दे बहुत मुख्य मुद्दे हैं। और मोदी जी के जो कार्य, उन्होंने जो जनता के लिए क्या किया है, वो सारे जो काम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। आदरणीय पवार साहब ये राज्य के और देश के वरिष्ठ नेता है, कोई कंपटीशन नहीं है। सारों का अच्छे काम करके मेरिट से सबका आशीर्वाद लेके मैं मेरे क्षेत्र को, राज्य को और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही हूँ और रहूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर विरोधियों ने पीएम मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं। पीएम मोदी को लगातार घेरने वाले एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनका मजाक उड़ाया। वहीं आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। चंद्रबाबू नायडू के बोल भी बिगड़े। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को रैली में कहा, नाले की गैस से चाय बनाने वाला पीएम नहीं चाहिए। आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। एनडीए से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू लगातार पीएम मोदी पर हमले कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पीएम अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री को झूठा बताया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चाय वाला नाली का चौकीदार है। मोदी बोलते हैं कि नाली की गैस से चाय बनेगी। हमें ऐसा झूठा पीएम नहीं चाहिए। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को धोखेबाज बताया। अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए बीजेपी को वोट न करने की अपील की। चौकीदार नालियां है, पाइप लेकर आजा, गैस निकाल। कैसा वजीर आजम है, आप गौर करो। कह रहा है, मैं जा रहा था, देखा एक गैस ले जा रहे थे, नाला था, पाइप डाला, नाले में से गैस निकली, चाय बनाया। क्या है, ऐसा वजीर आजम चाहिए। నరేంద్ర మోడీ కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాది, మంచివాడు కాదు. అదే మరి ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, తమ్ముళ్ళు మళ్ళీ గాని మీరు గాని जेएनयू देशद्रोह केस में चार्जशीट पर फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार ने और वक्त मांगा। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक निश्चित तारीख बताने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया। जेएनयू देशद्रोह केस में चार्जशीट की इजाजत देने के लिए दिल्ली सरकार ने और वक्त मांगा है। जेएनयू देशद्रोह केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, चार्जशीट में कितना वक्त लगेगा। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार 6 अप्रैल तक चार्जशीट पर अपना जवाब दे।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सरकार से चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 10 छात्रों के नाम हैं। जेएनयू देशद्रोह मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी कन्हैया और उमर खालिद के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अब तक मंजूरी नहीं मिलने पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 6 अप्रैल तक लिखित में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि मंजूरी का मसला विचाराधीन है।